Hello friends, welcome back to our channel Supports for All. Today we are going to talk about the format of C program. Friends, today topic is what is the actual structure of the C program. So let's start this topic. अगर आप इंटरप्रेटर और कंपाइलर का वीडियो आपने नहीं देखा तो आप जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ओके? बिकॉज इसमें सारे कुछ इंक्लूड होंगे, रूल्स रेगुलेशंस, सिंटैक्स के बारे में भी होगा। इसका एक्चुअल फॉर्मेट, आप कहाँ कौन से कोड को लिखेंगे ताकि मतलब आपका प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट कर सके विदाउट एनी वार्निंग एंड एरर। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना होगा। तो आइए हम जानते हैं। सबसे पहली चीज़, आपको रूल्स के बारे में जानना जरूरी है कि व्हाट इज द एक्चुअल रूल्स ऑफ द सी प्रोग्राम। So there are 3 and 4 rules which is mandatory to follow in the C program. So we are see in later. उसके बाद रूल्स के बाद जो है हम लोग क्या देखेंगे कि इसके जो है सिंटैक्स जो है, बेसिक सिंटैक्स क्या है जिससे हमको प्रोग्राम लिखना होता है। तो ये सिंटैक्स किस तरीके से है और क्या है ये भी देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्या, डिक्लेरेशन पार्ट। इसमें डिक्लेरेशन पार्ट ये सारा प्रोग्राम में ही होगा। डिक्लेरेशन पार्ट, एग्जीक्यूशन पार्ट या स्टेटमेंट पार्ट, एग्जीक्यूशन पार्ट। उसके बाद जो है कंपाइलिंग देखेंगे इसमें। देन आफ्टर हम लोग देखेंगे रनिंग पार्ट, कंपाइलिंग पार्ट एंड रनिंग पार्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। बारी बारी से हम लोग चलते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। अब आते हैं फर्स्ट जो हमारा है, इसमें रूल्स है। किसी भी चीज का, कोई भी आपका एक्टिविटी हो या कोई भी आपका वर्क हो, इवेंट हो, उसमें रूल्स जरूर होते हैं। बिकॉज अगर आप उसमें रूल्स असाइन नहीं करते हैं तो प्रॉपर तरीके से उसका स्ट्रक्चर जो है आप प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं कर सकते। तो रूल्स में, सी प्रोग्राम के रूल्स में क्या है, कोई बड़ी चीज नहीं है। सी के रूल्स में जो है सबसे पहला चीज है कि जितने आप सेंटेंस लिखेंगे, all sentences should be लोअर केस। आपका लोअर केस में ही होना चाहिए। तो जो सेंटेंस है, जैसे आप वेरिएबल भी डिक्लेयर करते हैं, इफ यू वांट टू डिक्लेयर द वेरिएबल देन व्हाट यू डू, यू राइट इंट abc or whatever you want to write there. Okay, so like that, so like this type। तो ये इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। वेरिएबल्स भी लिखना हो, फंक्शन भी लिखना हो, तो आप उसको लोअर केस में ही लिखेंगे। जैसे फंक्शन बनाना हो किसी ऐड नाम से, तो आपने किया वर्ड ऐड। तो ये इस तरीके से। अब ये चीजें आपको नहीं समझ में आ रही तो उसमें टेंशन नहीं लेना है, ये रूल्स है और इसके साथ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी एलोब्रेशन और बढ़िया से होगा। तो ये सेंटेंसेस जो है आपका लोअर केस में होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात अगर हम करें तो दूसरी बात क्या हो सकती है कि अगर आप कांस्टेंट लिखते हैं, अगर आप कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल लिखना चाहते हैं तो वो क्या होगा, ऑलवेज इन अपर केस। वो क्या होगा, हमेशा ही अपर केस में लिखा जाना चाहिए। ठीक है। वो अपर केस में जो भी चीजें होती हैं वो कांस्टेंट होती हैं, तो उससे पता चल जाता है कि आपने कितने कांस्टेंट यूज किए हैं। अब कांस्टेंट क्या होता है ये हम लोग प्रोग्राम में देखेंगे, आगे पूरा बाकी है, अभी तो फर्स्ट ही चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ सी। तो ये चीजें ध्यान में रखना है। यू कैन इंसर्टेड blank space between word। What this line say exactly?
This line say that you can insert the blank spaces between the words. Like if you want to write the word account details. Okay. So if you write like this is not showing a valuable meaning, and we can say that it is not so like that in a well format. हम लोग जब भी लिखते हैं इस तरीके का तो हम लोग क्या करते हैं कि अकाउंट डिटेल लिखना होता है तो ऐसे करते हैं अकाउंट डिटेल्स। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि इसमें यहाँ पर जो स्पेस बना है ये स्पेस आप यहाँ पर दे सकते हैं। इट इज अलाउड बाय द सी कि आप उसमें ब्लैंक स्पेस जो है इंसर्ट कर सकते हैं। सो डोंट वरी अबाउट द इंसर्टिंग द ब्लैंक स्पेस बिटवीन द वर्ड्स। ओके, इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्टेप, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि नो राइटिंग बार्स इन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट लिखने में कोई ऐसा जो है राइटिंग प्रोसीड्यूर नहीं है कि इसी तरीके से लिखना है। जैसे सपोज दैट मान लीजिए आपने एक वेरिएबल लिया ए इक्वल टू आपने लिखा बी प्लस सी। ठीक है, आपने फिर लिया यहाँ पर एक वेरिएबल डी में आपने लिखा क्या ई प्लस एफ। आपने इस सीक्वेंस में लिखा इस तरीके से, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप इस फॉर्मेट में ही लिखें। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी प्लस सी, देन आप यहां पर लिख सकते हैं डी इक्वल टू ई प्लस एफ। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट इधर लिख सकते हैं और यहां भी लिख सकते हैं मल्टीपल स्टेटमेंट। सो डोंट वरी अबाउट द राइटिंग बात कि यहां पर ऐसे लिखेंगे तो एरर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एरर कब आता है जब आप एक सेपरेट स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसको टर्मिनेट जरूर कर दे इस सेमीकोलन से। ये हम बताएंगे जो प्रोग्राम लिखेंगे उसमें बताएंगे। ठीक है, तो ऐसा कोई राइटिंग रूल्स नहीं है कि आप सीक्वेंस में ही लिखें, ऐसा कोई चीज नहीं है, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगर कोई नेक्स्ट स्टेप है तो एक चीज ये ध्यान रखना होगा, इफ यू आर बिकम ए गुड प्रोग्रामर देन यू ऑलवेज राइट द ओपनिंग एंड ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रेसेस एट सेम टाइम। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, आप बाद में नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कर्ली ब्रेसेस का मतलब ये होता है, ऐसे आप जो स्टेटमेंट को क्लोज करते हैं तो ये इसमें आपका स्टेटमेंट होता है। ठीक है, यहां पर आपका स्टेटमेंट होता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब आप ओपन कर्ली ब्रेसेस यूज करें, ये ओपन है ये क्लोज है, तो उस समय क्लोज भी आप लगा लें, क्योंकि आप जब कोड करते हो तो जरूरी नहीं है कि एक ही 2 लाइन का कोड करोगे, आप कोड हजारों की लाइंस में हो सकती हैं। तो वहां पर प्रॉब्लम ये आता है कि अगर कर्ली ब्रेसेस ओपन हो गया और प्रॉपरली क्लोज नहीं हुआ, देन दैट प्रोग्राम इज नॉट एग्जीक्यूट एंड नॉट कंपाइल। ओके, सो you always use at the same time open and close curly braces। हमेशा ध्यान रखें इस बात का कि ओपन और क्लोज कर्ली ब्रेसेस हमेशा ही साथ में ही लगाएं। ऐसा ना लगाएं कि आपने क्या करा कि यहाँ पर 3-4 कर्ली ब्रेसेस आपने ओपन कर दिया कि चलो बाद में तो ऐड मैं कर ही दूंगा, बट आपने यहाँ पर 2 किया, एक मिस कर गए, तो दिस इज रॉन्ग कोड। ये कोड कंपाइल ही नहीं होगा, कंपाइल टाइम एरर यहां जनरेट कर देगा। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी कर्ली ब्रेसेस ओपन कर रहे हैं वहां पर क्लोज लगा दें ताकि आप उसको सेपरेट कर सके। ठीक है, कोड को। तो बेसिक यही आपके जो है कुछ रूल्स थे, ऐसा कोई और बड़ा रूल्स नहीं था, यही रूल्स थे आपके जिससे आप प्रोग्राम को लिखते हैं तो ध्यान में रखना होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम के बारे में।
स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम के बारे में। उससे पहले हम थोड़ा सा एक रियल एग्जांपल समझ लेते हैं और उन्हीं चीज को अप्लाई करेंगे हम, या फिर मैं कोड लिखता हूँ, पहले ये फॉर्मेट लिख देता हूँ, उसके बाद एग्जांपल हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग जो है यहाँ पर लिखते हैं स्ट्रक्चर की क्या कैसे होता है। सबसे पहला है कि हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, इंक्लूड हेडर फाइल या हेडर नेम। ओके, तो पहला मेरा प्रोसेस क्या होता है कि हम लोग लिखेंगे क्या, इंक्लूड हेडर फाइल, इंक्लूड करेंगे वहां। उसके बाद जो है हम करेंगे क्या, ग्लोबल डिक्लेरेशन पार्ट। यहां पर ये जो है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन है, यहां आप कोई ग्लोबली चीजें डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट में इसके बाद जो है आपको एक मेन मेथड होता है, उसको आपको लिखना होता है। ये क्या है, मेथड है, तो राइट द मेन मेथड। ओके, देन आफ्टर अगर हम बात करें तो मेन मेथड के बाद आप कर्ली ब्रेसेस ओपन जरूर लगाएं, क्योंकि यहां से आपका प्रोग्राम का बॉडी शुरू होता है, ठीक है। और ये क्लोज हो गया, मैंने ओपन और क्लोज लगा दिया। अब इसमें क्या है, अगर इसको हम नंबर 1 माने, इसको 2, इसको 3, 4, तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम डिक्लेरेशन करेंगे कुछ भी, जैसे आप डिक्लेयर करना चाहते हैं वेरिएबल्स, तो यहां आप डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है, या इस पार्ट में। तो ये आपका 5 नंबर पॉइंट हो गया, ठीक है। 6 नंबर पॉइंट में अगर हम बात करें तो यहां पर आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं। स्टेटमेंट यहां पर जो है लिख सकते हैं, या जो एग्जीक्यूट कराना है एक्चुअल आपको, वो पार्ट यहां पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहां पर क्या क्या देखें, यहां पर पहला चीज है कि आप यहां इंक्लूड करें क्या, हेडर फाइल। सेकेंड वन, ग्लोबल डिक्लेरेशन आप कर सकते हैं। थर्ड में आप, ये मैंडेटरी नहीं है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, आप चाहते हैं तो ग्लोबल यहां कर सकते हैं डिक्लेरेशन, ये ऑप्शनल है, ठीक है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज प्रोग्राम आपका रन करेगा बिना ग्लोबल का भी। और ये मेन मेथड है, तो मेन मेथड जो है आप थर्ड नंबर पर अगर ग्लोबल यूज करते हैं तो थर्ड नंबर पर मेन मेथड लिखेंगे। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस को ओपन करेंगे और यहाँ क्लोज करेंगे, ये ध्यान जरूर रखेंगे, क्योंकि अगर ये नहीं लिखते हैं तो फिर एरर जनरेट करेगा। उसके बाद आपको यहाँ डिक्लेयर करना है वेरिएबल्स, लाइक जैसे हम लोग करते हैं ना, इंट एक्स वाई ऐसे करके, तो आप यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल्स को। उसके बाद यहाँ पर एग्जीक्यूशन होगा, जैसे आप कुछ भी करना चाहते हैं, ये आपका स्टेटमेंट पार्ट लिखना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई या कोई भी स्टेटमेंट, जनरली मैंने एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई लिख दिया, आप कोई भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं हम, तो यहाँ पर देखिए, अब ये पार्ट जो है, अगर बात करें ये वाली पार्ट के बारे में, ये ओपनिंग और क्लोज, ये मेन का पार्ट है, मेन के अंदर ही जो है सारा कोड लिखा जाता है, ठीक है, मेन के अंदर ही सारा कोड जो है ये लिखा जाता है, जो एग्जीक्यूट कराना होता है एक्चुअल। तो ये मेन का पार्ट हो गया। अब आउटसाइड मेन आप क्या कर सकते हैं, फंक्शन लिख सकते हैं, ठीक है, आप जो है आउटसाइड मेन फंक्शन लिख सकते हैं, यानी कि इस कर्ली ब्रेसेस और ये कर्ली ब्रेसेस दोनों के बाहर, या तो इसके ऊपर में लिख सकते हैं जहां ग्लोबल डिक्लेयर किए हैं उसके नीचे लिख सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि मैं कोई ऐड नाम से मेथड बनाया,
तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, या फिर आप इस कर्ली ब्रेसेस के नीचे लिख सकते हैं ऐड नाम से आप मेथड बनाए या कुछ भी करें, मेथड ही होता है, फंक्शन का मतलब वही मेथड होता है। यानी कि आपका ये पार्ट जो है यहाँ हो जाएगा फंक्शन, और ये आपका जो है ये फंक्शन पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इन बात को आपको ध्यान में रखना होगा। ये आपका फंक्शन हो गया, ये आपका क्या हो गया, फंक्शन हो गया। और फंक्शन ऑलवेज रिटेन इन आउटसाइड ऑफ मेन, आइदर द बिलो और आइदर द आउटसाइड ऑफ द मेन। मेन के ऊपर या मेन के नीचे आप लिखें, लेकिन मेन के अंदर फंक्शन डिक्लेरेशन नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई चीज पार्ट रह गया हो या आप नया समझ पाए हो, तो उस केस में आप कमेंट कर सकते हैं और क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स थे जिससे आप डिक्लेयर करेंगे। अब इसी का कोड हम लिख करके बताएंगे। अब यहाँ पर देखिए कुछ इश्यूज हैं कि अब जो नए हैं, जो जानते हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो नए हैं, सी में बिल्कुल न्यू है, उनके लिए ये बातें हैं कि अगर आप सोचोगे कि ये हेडर फाइल क्या है, ग्लोबल डिक्लेरेशन क्या है, इसका मतलब क्या होता है, ये डिक्लेरेशन वेरिएबल या यहाँ पर लोकल वेरिएबल भी आप डिफाइन कर सकते हैं, तो ये क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू जानने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग इसको जानते हैं कि ये सब क्या होते हैं। सपोज दैट मान लीजिए कि ये आपका अर्थ है। ठीक है, अब यहां पर जो है ये सारे कंट्री है। ठीक है, ये सारे इधर कंट्री बने हुए हैं। तो ये सारा, अब इसको समझ लीजिए आप, वो जो फॉर्मेट मैंने लिखा है वो आप समझ जाएंगे। तो इसको अगर कहें हम, तो ये क्या है, ग्लोब है, ग्लोब है ना। तो ये ग्लोब है, एक पूरे वर्ल्ड का ग्लोब है। अब इसमें बहुत सारे कंट्री हैं, और सारे कंट्री का अगर मान लें यूएस मान लें, यूके मान लें, इंडिया मान लें, तो ये सारे कंट्री का जो है अपने अपने क्या है, अपने इसके लोकल एरियाज हैं, लोकल एरिया रूल्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो ये सारे कंट्री का अपना अपना रूल्स एंड रेगुलेशन, लोकल एरिया वगैरह जो भी है, जो यही यूज कर सकता है। अगर यूएस चाहे कि यूके के चीजों को लोकली यूज कर लें, तो विदाउट परमिशन ऑफ द यूके दे कांट एक्सेस दैट लोकल एरिया, नहीं कर सकता है बिना परमिशन का। वो परमिशन देना पड़ेगा, लेना पड़ेगा उसको, और वो समझेगा कि हाँ देना चाहिए नहीं देना चाहिए, तब वो एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो ये ग्लोब हो गया। और ग्लोबली जो डिफाइन होता है, जैसे अभी मैंने कहा कि अगर मान लो आप यूएस है और यहां पर मान लो आप इंडिया है। ठीक है, तो यूएस का मान लो आप आर्मी है और इंडिया का मान लो आर्मी, तो क्या इंडिया यूएस के आर्मी को एक्सेस कर सकता है विदाउट परमिशन? नो, they can't access the US Army and US Army functionalities in India without the permission of United States। तो उसके बिना इंडिया नहीं यूज कर सकता है। ऐसे ही वाइस वर्सा में क्या होगा कि यूएस जो है इंडियन आर्मी को विदाउट परमिशन जो है एक्सेस नहीं कर सकता है। हो गया, तो दैट मीन्स कि ये किसके लिए है, ये आर्मी तो लोकल यूएस के लिए है, मतलब जो यूएस के हैं उन्हीं के लिए वो आर्मी है, या उनको प्रोटेक्ट कर रही है या अपने कंट्री को प्रोटेक्ट कर रही है। उनकी जो भी कंडीशंस एंड उनकी जो भी टास्क हैं वो परफॉर्म अपने ही कंट्री में कर रहे हैं, और दूसरे कंट्री में जाने के लिए दूसरे कंट्री से परमिशन लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से, तो ये चीजें क्या हो गई हैं, लोकल हो गई। ठीक, ये बात समझिएगा। अब अगर हम बात करें, आपने नाम सुना होगा WHO, सुना है? तो WHO क्या है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है।
ये क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो WHO को अगर एसेस करना हो तो क्या WHO को एसेस करने के लिए यूएस से परमिशन लेना होगा? यूके से परमिशन लेना होगा? नहीं। ये एक ऐसी संस्था बनाई गई है जो विश्व के कोई भी देश इसको एसेस कर सकता है। इसके जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हो, जो सिंटेक्स हो, उनको इस्तेमाल करके वो यूज कर सकता है। तो ये ग्लोबली यूज हो सकता है। इंडिया भी इसे कर सकता है, इसको यूएस भी कर सकता है, इसको यूके भी कर सकता है। यानी कि जो भी देश चाहे इसको इजिली एक्सेस कर सकता है। ओके, सो ये क्या हो गया? अगर WHO की बात क्या करें तो क्या हो गया? ये हो गया ग्लोबल यूजेज, इसका है, ग्लोबली यूज हो रहा है। तो इसी तरीके से ग्लोबल यूज का मतलब है कि आप कहीं भी किसी भी जगह पर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ग्लोबली है। ठीक है, अब सनलाइट है तो सनलाइट ग्लोबल है, तो सब लोग यूज करते हैं। जो भी नेचर की चीजें, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सब जगह अवेलेबल है, तो उसको सब लोग यूज करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर मुझे एयर मतलब ब्रीदिंग करना हो, मुझे सांस लेनी हो, तो मुझे किसी से परमिशन लेनी होगी कि हाँ हम सांस ले ले कि ना ले। ऐसा नहीं है। जो ग्लोबल है वो उसको सब कोई कर सकता है, बट जो लोकल है उसको सब कोई नहीं कर सकता विदाउट परमिशन। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब जो चीजें हैं उसके अकॉर्डिंग होती है। अब यही WHO जो है इंडिया में, अगर कोई डिजीज है, अगर इंडिया में कोई डिजीज आ रहा है या कोई बीमारी है तो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। यूएस में अगर कोई डिजीज आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। यूके में जो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। यानी कि ये WHO जो है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से वर्क करता है। वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ के स्ट्रक्चर, वहाँ का जो है पेशेंट्स, ये सारे देख करके उस तरीके से इंफॉर्मेशन, गाइडलाइंस या फिर आप मेडिसिन जो भी है ये अलाउड करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हम कर सकते हैं? इसका मतलब ये कर सकते हैं कि आप जो यूज कर रहे हैं, आप जो यूज कर रहे हैं, वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं, तो वो अपने प्रोग्राम में, अपने फंक्शंस में आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आप दो फंक्शन बनाए हैं, किसी में आपको कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत हुई। मान लो आपकी दो फंक्शन बनाए हुए हैं, एक शो नाम से फंक्शन है, ऐसे प्रोग्राम लिखेंगे तो करेंगे, और सपोज दैट एक प्रिंट नाम से। ठीक है, अब इसमें आपको x नाम का वेरिएबल यूज करना है, तो अब इसके साथ आपको क्या करना है, इसको प्लस करना है या माइनस करना है, ये आप डिसाइड करेंगे, इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग करेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन प्रोग्राम। और उसी तरीके से प्रिंट में अगर x का हमको माइनस माइनस करना है, ये क्या करना है, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम लोग यहाँ काम करेंगे। उसी तरीके से ये भी काम करता है। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया। अब हम बात करते हैं कि अगर मेरा ग्लोबल हो गया तो इंक्लूड के बारे में, हेडर्स के बारे में। तो अब पहले एक प्रोग्राम लिख लेते हैं, प्रोग्राम छोटा सा लिखते हैं और उस प्रोग्राम के थ्रू जो है ना हम लोग थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। तो प्रोग्राम हम लिख लेते हैं हैज इंक्लूड थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहे हैं ताकि इसको समझाने में आसानी होगा। मान लीजिए कि मैंने यहाँ x वेरिएबल लिया, इसमें कोई डिजिट ले लिया 4, एंड y वेरिएबल लिया, इसमें मैंने डिजिट ले लिया 5। ठीक है, अब उसी तरीके से ये यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रूल जो हम लोगों ने स्टेप्स देखा था, वर्ड मेन यहाँ पर मैंने लिखा। ठीक है, और मेन के बाद क्या करना था, हमें कर्ली ब्रेसेस ओपन करना था। उसके बाद डिक्लेरेशन करना था क्या, वेरिएबल। तो आप यहाँ कमेंट भी लगा सकते हैं।
वेरिएबल डिक्लेरेशन पार्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पर ले लिए एक और इंटीजर ले लिए, और इंट का मतलब इंटीजर होता है, इंट ले लिए, और a इक्वल टू मैंने यहाँ 6 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसका इंट इक्वल टू a इक्वल टू 6 ले लिया मैंने। अब एक मैसेज मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो प्रिंट f, ये एक सिंटेक्स है, ये एक कोड है जिसके माध्यम से हम लोग मैसेज को प्रिंट करते हैं। हेलो सी लैंग्वेज, ठीक है। मैंने ये ले लिया, और उसके बाद मैंने क्या किया कि यहाँ कुछ कैलकुलेशन, ये तो हो गया मेरा। अब स्टेटमेंट पार्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टेटमेंट पार्ट। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आसान है। जितना आदमी कहता है कि ये सी जो है बहुत टिपिकल है, बट इट इज टू इजी टू लर्न। तो यहाँ पर स्टेटमेंट में आप क्या लिखेंगे, देखिए अब यहाँ पर जो है आपने यहाँ पर क्या किया है कि ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया है आपने, ठीक है। हम इसका भी यूज करेंगे और लोकल का भी यूज करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं एक और इंटीजर ले लेता हूँ, इंट b, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या किया, b इक्वल टू a प्लस x प्लस वाई। ये दोनों क्या है मेरा, ये दोनों की बात करें तो ये दोनों क्या है, ये ग्लोबल है, ठीक है। और इसकी बात करूं तो क्या है, ये लोकल है। और ग्लोबल प्लस लोकल ऐड करके भी काम हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो ये आपका, अब इसको प्रिंट कराना है तो हमको क्या करना होगा, प्रिंट f टोटल इक्वल टू %d और ये b, ठीक है। अब करली ब्रेसेस यहाँ बंद कर दिए। अब फंक्शन जो है अगर आपको लिखना है तो नीचे आप फंक्शन लिख सकते हैं, यहाँ फंक्शन कोड गो देयर। फंक्शन हम बताएंगे, बढ़िया से बताएंगे, इसमें टेंशन नहीं लेना है। सारा पार्ट्स इसमें एलोबरेट होगा 1 by 1, और जहां भी आपको प्रॉब्लम लगे आप वहां पूछ सकते हैं। आपको पढ़ने में एक्चुअली मजा आएगा इसमें। तो आप इससे पहले आप इस पार्ट को देखें। सबसे पहले चीज ऊपर से हम लोग देखते हैं कि ये इंक्लूड है, ठीक है। तो इंक्लूड का मतलब कुछ एडिंग करना, कुछ ऐड कर रहा है ना, इंक्लूडिंग का मतलब। तो क्या ऐड कर रहा है, ये ऐड कर रहा है ये studio.h, ठीक है। स्टूडियो का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और एज का मतलब होता है हेडर। इसको आप पेन डाउन कर लेना, आप लिख लेना ताकि आपको इससे पता चल जाए। तो ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है और ये हेडर है। अब ये क्या होता है एक्चुअल में, अगर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की बात करें तो ये आपका करता क्या है बेसिकली काम, कि जो भी आप इनपुटिंग करते हैं वैल्यू, ठीक है, उसको लेता है which value you want to input, then this take by this library file, standard library file। इसके द्वारा जो है ये समझता है कि आप कुछ इनपुट कर रहे हैं। आउटपुट का जो है, जैसे आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आउटपुटिंग वर्क भी जो है ये करता है। जो भी आप, जैसे ये वैल्यू है, वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं तो उसका भी काम ये करता है, ठीक है। और ये हेडर फाइल है, क्योंकि इसको हेडर फाइल में रखा गया है, इसको एक बना करके फाइल अलग रखा हुआ है इस तरीके से, और इसका नाम स्टूडियो रख दिया गया, ठीक है। और इसमें ये सारे कोड लिखे हुए हैं। प्रीडिफाइन जो है आप फंक्शन कह सकते हैं, या प्रीडिफाइंड जो है ये फाइल हो सकता है। ये मैं अपना भी सिखाऊंगा कि आप अपना कैसे बना सकते हैं, abc.h या कुछ भी अपने नाम से, कि जो जब भी आप इसको इंक्लूड करें तो आपका सारा प्रोग्राम फॉलो हो, आपका सारा जो भी उसमें कोड लिखे हुए हैं लाइब्रेरी में आपने कोड करके रखा है वो आप यहाँ पर यूज कर सकें।
तो ये सारा कुछ मैं बताऊंगा, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ये क्या है, ये आपका है ग्लोबल डिक्लेरेशन, ये ग्लोबल डिक्लेयर किया गया है, ठीक है, ग्लोबली है, मेन के ऊपर है तो ग्लोबल है। तो ये इंटीजर, इंट का मतलब होता है इंटीजर, इसके बाद ये सारा कुछ पढ़ना है कि इंटीजर क्या होता है, फ्लोट क्या होता है। तो ये इंटीजर होता है, इसमें आप न्यूमेरिक वैल्यू ले सकते हैं, 0 to 9 के कॉम्बिनेशन में न्यूमेरिक वैल्यू जो है आप ले सकते हैं। तो मैंने x नाम का एक वेरिएबल लिया, ये वेरिएबल है, और y नाम का वेरिएबल लिया, ये भी एक वेरिएबल है, और दोनों में मैंने क्या किया कि कुछ नंबर्स असाइन कर दिए, 4 और 5, ठीक है। उसके बाद आते हैं मेन में। तो मेन क्या है, मेन में आपका ये एक फंक्शन है जहां पर आपका कोड पूरा लिखा जाता है एग्जीक्यूट कराने के लिए, ठीक है। और ये देखिए, ये जो है आपका यहाँ पर स्टार और फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्लैश, तो ये यूज होता है कमेंट करने के लिए। बेसिकली क्या होता है, कमेंट कैसे करते हैं, ऐसे कमेंट्स करते हैं, ठीक है। कमेंट इस तरीके से किया जाता है, इसके बीच में ब्लॉक में ही कमेंट यहाँ पर लिखा जाता है। तो मैंने क्या लिख दिया कि वेरिएबल्स डिक्लेरेशन पार्ट, इससे पता चलता है कि ये मेरा वेरिएबल जो है डिक्लेयर किया गया है इस पार्ट में। तो मैंने यहाँ भी इंटीजर लिया और a = 6 लिख दिया, और इंटीजर लिया और b, इसमें कुछ मैंने असाइन नहीं किया, ठीक है। फर्दर यूज के लिए मैंने इसको वैकेंट छोड़ दिया। तो इस वेरिएबल को हम लोग क्या कहेंगे, लोकल वेरिएबल कहेंगे, ठीक है। ये चूंकि देखिए यहाँ पर क्या है, इसका अगर हम बात करें तो ये ओपन कर्ली ब्रेसेस है, ठीक है, और नीचे में यहाँ पर आपका क्या है, क्लोज कर्ली ब्रेसेस है। तो इसके अंदर ही है, तो इसके बाहर तो जा नहीं सकता है। जिसके अंदर किसी चीज, आप किसी चीज को या किसी भी ऑब्जेक्ट को आप किसी बैग में रख देते हैं, तो वो बैग से बाहर तो यूज होगा नहीं, बैग में ही रहेगा ना। बैग से ही यूज कर सकते हैं आप, बैग से निकाले या उसमें से आप यूज कर सकते हैं। जब उसको आप बाहर एटमॉस्फेयर होता है, आउटर इन्वायरमेंट होता है, उसमें उसका इस्तेमाल हो सकता है। आप स्प्रे ही रखे हो अगर बैग में, अगर मान लो कि कोई बैग है ऐसे, ठीक है, आप इसमें एक स्प्रे रखे हैं और बैग पूरा टाइट, एयर टाइट है और ये पैक है, तो इस स्प्रे का जो है कहाँ से निकलेगा, इस कंटेनर से तो बाहर निकलेगा नहीं, इसका स्मेल जो है करेगा तो बाहर तो करेगा नहीं। बट आप इसको निकाल के बैग को आप स्मेल करेंगे तो इसका स्मेल आ सकता है, बिकॉज ये इसमें इस कर्ली ब्रेसेस में पैक है, ठीक है, इसलिए इतना में ही यूज होगा ये, ओके। तो यहां पर आप जो है देख रहे हैं कि यहां पर लोकल वेरिएबल डिक्लेयर यहां किया गया है, ठीक है। अब चलते हैं यहां पर स्टेटमेंट पार्ट में। स्टेटमेंट पार्ट में क्या है, तो स्टेटमेंट पार्ट में अब मेरा यहां पर बी जो था वो क्या था, मेरा वैकेंट था, मैंने कोई वैल्यू नहीं लिया था, तो मैंने क्या किया कि बी को यहां लिख दिया, ठीक है। और ए जो है मेरा लोकल है, ये क्या है, ये मेरा लोकल है, और एक्स और वाई जो है मेरा क्या है, ग्लोबल है। तो ग्लोबल को तो हम कहीं भी लोकल में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया कि ग्लोबल को कैसे यूज करते हैं। तो ग्लोबल को तो कहीं भी लोकल में यूज कर सकते हैं, बट लोकल को आउटसाइड यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ग्लोबल और लोकल सब इसमें ऐड हो गया। तो ये क्या हो गया, 6 + 4 + 5 = 15। अब ये 15 जो वैल्यू है, ये 15 वैल्यू किस में चला गया, ये 15 जो वैल्यू है ये चला गया आपका बी में, ठीक है, ये बी वेरिएबल में चला गया। दैट मीन्स अब यहां पर v का वैल्यू क्या आ गया, 15, ये b में क्या आ गया, स्टोर हो गया, 15 हो गया, ठीक है। तो b में चला गया 15। अब इसको मेरे को प्रिंट आउट करके देखना है। तो प्रिंटफ क्या है, एक आपका सिंटेक्स कोड है, सिंटेक्स है, प्रिंटफ सिंटेक्स यूज किया जाता है। ये एक तरीके से फंक्शन कहिए इसको, मेथड, फंक्शन या मेथड कह सकते हैं।
तो प्रिंटफ एक मेथड है, फंक्शन है जो आप यूज कर रहे हैं कि इस वैल्यू को बी के वैल्यू को प्रिंट कराने का। तो टोटल एक मैंने मैसेज प्रिंट कर दिया, इक्वल टू भी मैसेज है, और ये डी जो है वो आपका डी का मतलब ये शो कर रहा है कि जो वैल्यू है वो इंटीजर टाइप है। ठीक है, डी लिखा जाता है जब इंटीजर टाइप का कोई वैल्यू यूज किया जाता है, तो वो डी हम लोग लिखते हैं, ये परसेंटेज जो है ये यूज करके और डी लिखते हैं। अगर एक वेरिएबल को प्रिंट करना है तो एक डी लिखेंगे, अगर दो को प्रिंट करना है तो यहाँ पर एक और परसेंटेज डी लगा देंगे, तब दो प्रिंट करेंगे। ठीक है, और ये आपका जो वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल जिसमें स्टोर हुआ है 15, वो है। तो अब आउटपुट अगर आप रन कराएंगे इस प्रोग्राम को, तो आउटपुट क्या देगा? आउटपुट देगा आपको हेलो सी लैंग्वेज। ठीक है, और सेकेंड लाइन में क्या लिखेगा? 15। ये आपका दो आउटपुट जो है इसमें रहेगा। ठीक है ना, ये आपका ये आउटपुट हो गया, ये कैलकुलेशन का इसका आउटपुट हो गया। ठीक है, और ये मैसेज जो ऊपर में लिखा गया है, ये मैसेज हेलो सी लैंग्वेज, ये वाला ये प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, और बारी बारी से आप देख दीजिए, इसको बार बार देखिए ताकि आपको जो भी डाउट्स हो वो क्लियर हो जाए। तो एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि पहले इंक्लूड किया हमने, जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया था उसके अकॉर्डिंग, फिर हम लोगों ने ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर किया, उसके बाद हम लोगों ने मेन फंक्शन लिखा, कर्ली ब्रेसेस को ओपन किया, फिर लोकल वेरिएबल को यहाँ पर हम लोगों ने डिफाइन किया, तब हम लोगों ने प्रिंटफ लिखा। प्रिंटफ लिखने के बाद जो है हम लोगों ने एक मैसेज प्रिंट कर दिया ऐसे। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर एग्जीक्यूशन पार्ट लिखा, स्टेटमेंट लिखा, जो कुछ कैलकुलेशन करके हमको इस वेरिएबल के थ्रू गेट हो जाए। तो यहाँ पर जो है प्रिंटफ से हम लोगों ने क्या किया कि प्रिंटफ मेथड के थ्रू हम लोग इस वेरिएबल को हम लोग यहाँ प्रिंट करा सकते, इसके वैल्यू को देख सके और प्रिंट करा सके, इसलिए हम लोगों ने प्रिंटफ वेरिएबल मेथड्स को यूज किया है। ठीक है, तो इन चीजों को फॉलो करके आप इस प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। अब दूसरी चीज है कि कंपाइल कैसे होगा। कंपाइल जो है वो कैसे होगा? तो कंपाइल करने के लिए आपको अल्ट प्लस F9 करना होगा, या आप उसमें सी में जाके वहां से कर सकते हैं, उसमें कंपाइल मेनू दिया रहता है, उसमें क्लिक करके कर सकते हैं। रन करने का जो है वो आप कैसे करेंगे? तो शॉर्टकट की यूज करना चाहते हैं तो CTRL यानी कंट्रोल प्लस F9 करेंगे आप, तो वहां पर आपको प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंपाइल और रन करा सकते हैं अपने प्रोग्राम को। ठीक है, बात समझ में आई? तो इस प्रोग्राम को ऐसे रन करना। अब ये है कि इस प्रोग्राम को रन कहाँ करें, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? टर्बो C3 नाम से एक आता है आपका, टर्बो C3 सॉफ्टवेयर आता है। ठीक है, तो जो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हो उसको गूगल कर लें आप, टर्बो C3 के नाम से, और इसमें कोई इंस्टॉलेशन में ज़्यादा इसमें जो है ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, केवल जिप फाइल को भी अनजिप करके वहाँ से आप कर सकते हैं। अदरवाइज जो आप इस सॉफ्टवेयर में अदरवाइज आप इस सॉफ्टवेयर को C ड्राइव में डाल के भी यूज कर सकते हैं। तो टर्बो C3 जो सॉफ्टवेयर है उसको आप क्या करेंगे? गूगल कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है इंस्टॉल करेंगे। कैसे इंस्टॉल करेंगे? अकॉर्डिंग टू योर OS वर्जन। आपका OS कौन सा है? 10 यूज कर रहे हैं, 10 यूज कर रहे हैं, 8 यूज कर रहे हैं, जो भी यूज कर रहे हो आप उसके अकॉर्डिंग आप इसका सॉफ्टवेयर को टर्बो C3 को डाउनलोड कर सकते हैं। और आगे चल करके मैं बताऊंगा कि IDE पर कैसे यूज करेंगे, यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में भी इसको कैसे रन कराएंगे। जैसे विजुअल बेसिक कोड होता है उसका भी मैं बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा।
और या एडिट प्लस जो होता है उस पर आप कैसे रन कराएंगे वो भी मैं बता दूंगा। फिलहाल आपको ये इसका पर्सनल सॉफ्टवेयर है, तो इस पर प्रोग्राम रन कराना सीखिए ताकि आपको पता चले कि ये कैसे कैसे रन होगा। बहुत सारी इसकी फंक्शनलिटी है जो हमको सीखना है, इसलिए मैं ये प्रेफर कर रहा हूँ कि सबसे पहले इनिशियली आप टर्बो C3 का ही इस्तेमाल करें। ठीक है, अब आप इंस्टॉल करके और कोडिंग करें, वहां पर कोड लिखें, देन कंपाइल करें और जो है रन करें। ठीक है, ये आप स्टेप फॉलो करें, आपका हो जाएगा। अगर आपसे फिर भी नहीं होता और नेक्स्ट वीडियो में जो है प्रोग्राम रन करके दिखाऊंगा और बारी बारी से आपको चेक कराऊंगा कि किस तरीके से जब आप कंपाइल करेंगे तो ये .obj फाइल आएगा। ठीक है, और जब आप रन करेंगे तो .exe फाइल आएगा। ये भी मैं दिखाऊंगा कि कहाँ बना रहा है और कैसे बना रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोग्राम में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग कि इसका कोड कैसे लिखें, और मैं ये सारा भी स्टेप आपको फॉलो करके बता दूंगा कि ये सब कैसे इंस्टॉल करें और कैसे उसको एक्सेस करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको अच्छा लगा हो यह वीडियो और इसमें और भी आप कुछ एक्सटेंशन चाहते हैं या फिर आप कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप फीडबैक दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि हमें क्या और चीज़ें वीडियो का और जो है एलोब्रेशन करना चाहिए, तो आप इन चीज़ों को दे सकते हैं। और अभी तक जो नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल, तो सब्सक्राइब कर देंगे ताकि उनको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए जो अगला ट्यूटोरियल वीडियो आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।